हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। और जैसा कि पता होगा मॉर्निंग में हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में अभी तक जो पढ़ा चुका हूँ वो 5 चैप्टर हो गया एनसीईआरटी क्लास 11th। छठी चैप्टर जो है आपके सामने वो होगा न्यायपालिका, और न्यायपालिका का पार्ट 1 देखेंगे। इसके पहले सरकार के 3 अंग में से 2 अंग जो विधायिका और कार्यपालिका है काफ़ी डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ। और दूसरी बात, अभी जो न्यायपालिका है वो 2 वीडियो संभावित है। साथ साथ देखिए, अभी तक जिनको ह्यूमन ज्योग्राफी का लेक्चर देखना है वो देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और फिजिक्स अभी इवनिंग टाइम पे पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स को मैं बताने की कोशिश करूँ, एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा अरेंज किया हुआ है। आप देखें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो फिलहाल आइए न्यायपालिका की तरफ देखते हैं कैसा है। तो भारत में आपको पता होगा कि न्यायपालिका की स्ट्रक्चर पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो किस तरह से पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है, कितने इसके पार्ट्स बने हुए, कैसे ये काम करते हैं। साथ साथ आप देखे होंगे कि कुछ राज्य बनने से, जैसे तेलंगाना का जब निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश से अलग होता है तो हाई कोर्ट की संख्या बढ़ी। साथ साथ देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में कुछ सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। पहले 31 था, अब कितना है फिलहाल रुकिए बताऊंगा। तो इन सारी जो नए करंट अफेयर्स डेवलपमेंट है वो भी मैं जोड़ता हुआ बढ़ूंगा आगे। तो सबसे पहले न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका भारत में अगर देखेंगे तो किस तरह से है, आप देखेंगे सबसे शीर्ष पे सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। उसके बाद आप देखते होंगे हाई कोर्ट होता है, उसके बाद आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो स्ट्रक्चर आज ही मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। फिलहाल न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक है, ये बात आपको पता है पहले से। दूसरी बात, जनता के प्रति ये उत्तरदायी होता है न्यायपालिका। देखिए, आपका एकदम फ्रेंड होता है न्यायपालिका, हमेशा आपके लिए, आपके न्याय के लिए, आपके बीच समानता के लिए तत्पर रहता है न्यायपालिका। कैसे, वो भी देखिए। दूसरी बात, न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, किसी भी राजनीतिक दबाव से ये मुक्त है। कोई भी पार्टीज न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है, इसीलिए न्यायपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में गठित किया गया है। दूसरी बात, सभी प्रकार के विवादों को सुलझाता है न्यायपालिका। देखिए, किस किस के बीच विवाद हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे मेरे और किसी और के बीच हो जाए, या आपके और किसी और के बीच हो जाए, साथ साथ 2 समूहों के बीच हो जाए, या 2 से अधिक समूहों के बीच हो जाए, या एक व्यक्ति और एक अलग समूह के बीच हो जाए, हो सकता है राज्य सरकारों के बीच हो जाए। मतलब सरकारों के मध्य लिखा हूं, इसमें मैंने 2 कॉलम बनाया, स्टेट और स्टेट, राज्य के बीच में विवाद हो जाए, और देखते होंगे स्टेट और सेंटर के बीच में विवाद हो जाए। साथ साथ देखते होंगे कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन में विवाद होता है उसका भी निपटारा जनरली सुप्रीम कोर्ट करता है। जनरली का ये करता ही है, लेकिन व्यक्ति के मध्य का विवाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन उसके पहले जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता है। क्योंकि ग्रेजुअली आप देखेंगे इस तरह से हर चीज बढ़ रहा होता है, वो भी आपको समझाऊंगा कैसे। अब आप समझिए, कानून के शासन को लागू करता है न्यायपालिका, साथ साथ समानता और न्याय पर अत्यधिक बल देता है। समाज में समानता बना रहे, समाज में न्याय मिलता रहे, तो इससे क्या होगा, समाज में शांति बढ़ेगी इन दोनों से। और किसी भी समाज में अगर शांति की भावना है तो बहुत अच्छी प्रतीक मानी जाती है उस समाज के लिए। अब देखिए, कानून के शासन को लागू करने में जो धनी और मतलब जो रिचेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा, और जो बहुत गरीब हैं, उनके बीच भी समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है। स्त्री हो या पुरुष, सबको समान अधिकार है, समान न्याय मिलता है। अगड़े हो या पिछड़े, इन सभी के लिए समान कानून लागू करता है न्यायालय, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। अगली बात आप समझेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों दी गई है, क्यों न्यायपालिका को एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में गठित किया गया है। आपको बताया कि सरकार को चलाने के लिए तीनों बॉडी में अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सामंजस्य की आवश्यकता होती है। तो आप एक बात पहले समझिए, अगर मान लीजिए ये मैं कहता हूँ कि ये विधायिका है, और ये कहता हूँ कार्यपालिका है, और ये वाले कहता हूँ न्यायपालिका है, इन तीनों को आप पहले समझ लीजिए। विधायिका आप देखेंगे कार्यपालिका पे अंकुश लगा लेता है, लेकिन कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाता है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, विधायिका न्यायपालिका के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता है। लेकिन एक और बात अगर इसी में समझाने की कोशिश करूँ तो न्यायपालिका कार्यपालिका पे अंकुश लगाएगा, और न्यायपालिका विधायिका पे भी अंकुश लगाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि विधायिका कार्यपालिका को चमका सकता है, मतलब समझ रहे हैं, डरा धमका सकता है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका को कुछ भी नहीं कर सकता। रीजन, ये स्वतंत्र संस्थान है, इसके अधिकार हैं। दूसरी बात,
ये जो आपका विधायिका होगा वो न्यायपालिका से कुछ भी नहीं कह सकता, मतलब फिर भी यहाँ पे भी देख रहे होंगे इनका पावर है। दूसरी बात, न्यायपालिका कार्यपालिका को बोल सकता है कुछ भी किसी भी मुद्दे पे, साथ साथ न्यायपालिका विधायिका को भी समझा सकता है, बुझा सकता है और किसी भी मुद्दे पे उससे बात कर सकता है, लेकिन इस इधर से नहीं होएगा। क्लियर है ये बात? अगर इस चीज़ को आप समझ में पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा इतना कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है। ठीक, अगली बात आप समझिए कि है तो फिर क्यों दिया गया है स्वतंत्रता। पहले बात, सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप समझ पा रहे होंगे बखूबी। दूसरी बात, न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर निर्णय ले सकेंगे। अगर न्यायपालिका के ऊपर किसी का अधिकार होगा, जोर चलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो उसमें बैठे हुए आपका न्यायाधीश है वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसीलिए बात बोला गया। तीसरी, न्यायाधीश की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जब न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होती है तो विधायिका काम नहीं करती, ज़्यादातर कार्यपालिका का काम होता है, किंतु जब किसी भी न्यायाधीश को हटाने का बारी आती है तब विधायिका की शक्तियां बढ़ जाती है। ये बात भी आपको एक बार और बताऊंगा आज। न्यायाधीश बनने के लिए क्या चाहिए होगा? देखिए, वकालत का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग वकालत का अनुभव होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट के स्तर पे तो अलग, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे अलग, तो वो अलग अलग जब जहाँ जहाँ आएगा बताता चलूँगा। दूसरी बात, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। और तीसरी बात, कार्यकाल निश्चित होता है इनका कितना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते होंगे 6 साल या 65 साल, पहले भी आपको समझा रहा था। हाई कोर्ट के लिए 6 साल या 62 साल। इसका क्या मतलब है आप समझिए, समझाना पड़ेगा ये, ठीक है? इसका क्या मतलब है वो समझिए। अब देखिए, अगर बात है सुप्रीम कोर्ट की तो 6 वर्ष मैक्सिमम वो रह सकते हैं, ठीक है? यही अगर बात रहेगा हाई कोर्ट की, वो भी 6 वर्ष रह सकते हैं मैक्सिमम, किंतु जो मैक्सिमम उम्र निर्धारित की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल है, वहीं हाई कोर्ट के लिए 3 वर्ष कम अर्थात 62 साल है। ऐसा प्रावधान किया गया है। तो होता क्या है, सपोज मैं अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना, उस समय मेरा उम्र हो गया 61 साल, 61 ईयर, तो कितना साल में रह सकता हूँ? मात्र 4 साल। जैसे ही 65 होगा मेरी छुट्टी कर दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? और अगर मैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना तो वैसे में जो उसकी प्रक्रिया होगी 62 साल का, मेरी उम्र 61 साल है, अर्थात मैं 1 साल बस काम कर सकता हूँ। 1 साल के बाद मेरी सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। समझ पा रहे बात? तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितना होगा 62 और यहाँ पे कितना होगा 65। ये क्वेश्चन का हिस्सा रहता है भाई, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाई कोर्ट के लिए 62 है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है, ठीक? और वैसे भी देखिए एच 8 की तरह होता है, और देखेंगे 8वें नंबर पे ही है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो ये इस तरह से कुछ आप कर लीजिएगा, आप शायद समझ पाए मुझे। तो अगली बात, कार्यकाल निश्चित कम नहीं किया जा सकता इनका। कोई भी या विधायिका या कार्यपालिका के पास ये शक्ति नहीं होती कि उनकी कार्यकाल को कम कर सके। 5वीं बात, न्यायाधीशों के कार्यों की व्यक्ति आलोचना नहीं करता। न्यायाधीशों के कार्यों की कोई भी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता, या कह सकते हो इसको व्यक्तिगत आलोचना नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं? इनकी कोई भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता। अगली बात, न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। इसका मतलब न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है अपने वेतन के लिए, भत्ते के लिए। समझ पा रहे हैं? ये कभी भी विधायिका पर और ना ही कार्यपालिका के ऊपर ये आश्रित हैं। इसका मतलब इनको फंड कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। ये बताऊंगा कौन से अनुच्छेद में है, संचित निधि में किस किस को सैलरी मिलती है, वो आएगा, उस समय का इंतजार करना होगा आपको। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। ठीक, अब आप समझिए, ये एक्चुअली ये आसान नहीं है, अर्थात ये कठिन प्रक्रिया है। अगर पद के ऊपर किसी की नियुक्ति की गई है तो उतना ही कठिन है उसको हटाना। रीजन, उस पद की सुरक्षा अत्यधिक है। अगली बात समझिए, विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है। कब हटा सकते हैं? कौन सी विशेष परिस्थिति में? 2 मार्ग बचता है हटाने का। पहला, यदि वो कोई कादाचार में पकड़ा जाए, कोई गलत काम में पकड़ा जाए। दूसरा, अगर वो अयोग्य हो। इसका मतलब न्यायाधीश के लिए उनकी योग्यता ही नहीं हो तो फिर वो नहीं होंगे, ठीक, हटा दिए जाएंगे। तो वही बोल रहा है, विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की तरह लगाया जाता है प्रक्रिया। आपको पता होगा, कोई भी एक सदन में आएगा, इधर लोकसभा
या राज्यसभा में आएगा मामला, फिर यहाँ से दूसरे सदन में जाएगा, फिर फाइनली प्रेसिडेंट का अगर मिल गया मुहर तब इनको हटा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल देखेंगे दीपक मिश्रा के ऊपर महाभियोग आया था लेकिन खारिज हो गया, तो इसका मतलब अभी तक कितने लोगों पे लगा है महाभियोग? कोई भी न्यायाधीश पे, एक बार भी नहीं, किसी भी न्यायाधीश पे नहीं लगा है। अब समझिए, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। आपको बताया कि जब जब महाभियोग की बात करूंगा तब तब क्या आएगा, एक विशेष बहुमत की बात करूंगा। और विशेष बहुमत क्या होता है, बहुत दिन से आपको बोलता रहा हूँ, बताऊंगा, तो आज वो समय फाइनली आ गया। आप समझिए विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ साथ दूसरी भी कंडीशन है कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2/3 बहुमत। आप सोचोगे यार विशेष बहुमत का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, एक बार और मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए सदन में उस दिन 100 ही लोग आए, ठीक है, कोई भी एक सदन, मान लीजिए लोकसभा में 100 लोग आए, आप चाहते हो कि महाभियोग किसी के ऊपर लगवा दें, ठीक है, तो आपको पहली बात क्या बोला गया कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या कितना होगा, कितने का बहुमत होगा, कम से कम 50% +1 ना भाई। इसका मतलब लोकसभा की सीटों को निहारिए, कितने सीटें हैं टोटल, 543, उसका 50% +1 क्या 100 होगा? नहीं, इसका मतलब ये 100 लोग कभी भी महाभियोग नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 400 लोग आए हुए हैं, ठीक है, तो 400 में से कम 2/3, इसका मतलब जितने लोग उपस्थित हैं जो मत दे रहे हैं उनका 2/3 की बात होगा। तो जितना आएगा आप करके देख लीजिएगा, उतने लोग अनिवार्य रूप से मत दें, अगर ना दे रहे हैं तो भी विशेष बहुमत लागू नहीं होगा और ऐसे में महाभियोग खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली बात, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका अत्यधिक होती है और हटाने में, ध्यान रहेगा, हटाने में विधायिका की भूमिका अत्यधिक होती है और नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका अत्यधिक होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये चीज़ मैं बोला था कि फिर से एक बार बताऊंगा। अगली बात आप समझिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। आपको लग रहा होगा यार ये तो राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये हाई कोर्ट के स्तर पे होगा। ठीक है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या मैं बोला, सर्वोच्च न्यायालय जैसे जो सुप्रीम CJI अभी देखे होंगे बोबड़े साहब हैं, तो अगर उनकी नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करेंगे। साथ साथ वहां पे जो 30 लोग बैठे हुए हैं, अब तो 33 लोग बैठते हैं, 3 सदस्य बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब जो अन्य 33 लोग होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। साथ साथ जो भी हाई कोर्ट होते हैं, आज के टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट के जो भी सुप्रीम मतलब मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, मतलब राष्ट्रपति चुनेंगे, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी सलाह जरूरी है। क्लियर? अगली बात, नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। आपको पता होगा क्योंकि मंत्रिपरिषद के इशारे पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। क्लियर? ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो कोलेजियम सिस्टम है। क्या है कोलेजियम सिस्टम, वो आपको बाद में बताऊंगा। अगली बात, न्यायपालिका की संरचना के लिए है, इसके स्ट्रक्चर समझना होगा और यहीं पे आपको बताऊंगा कि कुछ करंट अफेयर्स जो करंट अपडेटेड है वो क्या है। सबसे पहले न्यायपालिका की संरचना कैसा है? न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की संरचना के तरह होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसा संरचना होता है, आप याद रखेंगे पिरामिड की संरचना होता है। कैसा है न्यायालय की स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे सीधा सीधा पिरामिड। दूसरी बात, एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्या होता है एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था? देखिए, इस खंड में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखा गया, फिर हाई कोर्ट को रखा गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखा गया और नीचे अधीनस्थ न्यायालय को रखा गया है। क्लियर? अब इसमें आप देखेंगे तो कुछ यहाँ करंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अब आप देखेंगे 2019 तक 31 टोटल होते थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, किंतु 2019 में 3 सदस्य को यहाँ पे बढ़ाया गया। इसका मतलब 31 और 3 कितना हुआ? 34। इस 34 में से एक कौन होगा? CJI। अन्य 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन ये एक क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे। हर PCS एग्जाम के लिए, भारत की जो भी एग्जाम होता है, अति इंपॉर्टेंट है ये बात। आप समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में आप देखेंगे टोटल हाई कोर्ट 24 था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो जो हैदराबाद होता था वो चला गया किसमें, तेलंगाना में। की राजधानी कहाँ बना, अमरावती, और अमरावती में ही 2019 को एक नया हाई कोर्ट का गठन किया गया, और वही होगा भारत का 25वां और अंतिम हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और अधीनस्थ न्यायालय। क्या है ये दोनों, बिल्कुल बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी तब। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को मैं थोड़ा डिटेल से आज बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, कई जगह उच्चतम न्यायालय लिखा रहेगा, कई जगह सुप्रीम कोर्ट लिखा रहेगा, और अगर उच्च न्यायालय लिखा रहे तो दोस्त वो हाई कोर्ट होता है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इस शब्द पे, उच्चतम बोल रहा हूं मैं, या सर्वोच्च बोल रहा हूं मैं, या सुप्रीम बोल रहा हूं मैं, तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए इसकी व्यवस्था कहाँ है, भाग 5 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक लिखा हुआ है। किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आप समझिए कहाँ है ये, दिल्ली में है। अगली बात, टोटल कितने सदस्य हैं अब वर्तमान में, तो आप बोलेंगे 34, जिसमें से एक क्या होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। ये बात अति इंपॉर्टेंट है, और MPPCS में कई बार देखा हूं वो रैंक पूछते हैं कि कितने नंबर का है, तो वर्तमान में 47 नंबर का है ये MPPCS। और हाल फिलहाल देखा हूं बिहार का भी PCS, JPSC, अलग अलग जो PCS एग्जाम है वो तो पूछते हैं, ये नाम पूछते हैं, क्योंकि नाम सब लोग याद कर लेते हैं। वो आजकल सीरियल नंबर भी पूछते हैं, कई बार गवर्नर का सीरियल नंबर पूछ लेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों पर आप ध्यान रखिएगा। अगली बात, ये BPSC पूछ लिया था कि कितने सदस्य हैं, ध्यान रहे मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो ये 33 होगा भाई। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले सभी अदालतों में मान्य होगा, मतलब चूंकि सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब ये सारे फैसला अपने जो भी देंगे वो सारे न्यायालयों में मान्य होगा। अगली बात, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी सुप्रीम कोर्ट वाले जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से कर ली जाती है। अगली बात, रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 32 से आपको बताया था 5 प्रकार का रिट होता है, और उसमें मूल अधिकार का संरक्षण करने के लिए ऐसा किया जाता है। 5 रिट आपको पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेधाधिकार, इस तरह से दिया हुआ है। अगली, किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट में कोई नया केस आया, या हाई कोर्ट में कोई नया केस आया जिस पे अब तक सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं किया, तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस केस को सीधा अपने पास मंगवाता है, और उसके लिए कानून प्रक्रिया बनाई जाती है। मतलब सभी न्यायालय एक ही सजा को इश्यू करते हैं, देते हैं। अगर अलग अलग न्यायालय अलग अलग सजा देने लग जाएगा तो गड़बड़ होगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन सभी न्यायालयों में मान्य होता है। मैं वही कह रहा था। अब देखिए, देश का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, इसी वजह से जो बात बोला, सभी जटिल विवादों का अंतिम निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे राज्यों का विवाद हो, चाहे केंद्र और राज्य का विवाद हो। अगली बात, योग्यता देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर कोई बनना चाहता है तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम कितना, 5 साल न्यायाधीश के अनुभव रखना चाहिए, और किसी मतलब न्यायाधीश बोल रहा हूं ये 5 साल का। अगली बात, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में पारंगत विधिवेता हो, ये भी जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, पारंगत। ठीक है, कई बार इश्यू आता है इस बात को लेके कि अगर 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत किए, 4 साल पटना हाई कोर्ट में किए, 2 साल MP में किए, तो सब जुड़ जाएगा, टोटल 10 साल होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि क्या अलग अलग वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, टोटल मिला के 10 होना चाहिए। इसकी पार्ट 2 जल्द दे दी जाएगी, और अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद।